हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन फ्लावरिंग प्लांट, और उसका पहला टॉपिक हमने पढ़ा कि फ्लावर में फर्टिलाइजेशन के बाद अर्थात डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या परिवर्तन होता है। तो उसमें सबसे पहला चीज़ हमने देखा कि जैसे ही फ्लावर में फर्टिलाइजेशन या अर्थात डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है, फ्लावर मुरझाने लगता है और उसका अधिकांश हिस्सा सूख कर नष्ट हो जाता है। मेनली बचता है ओवरी, ओवरी से फ्रूट का फॉर्मेशन होता है और ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन होता है। हम लोगों ने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जो होता है फ्लावरिंग प्लांट में, तो ये दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ इंडोस्पर्म अर्थात भ्रूणपोष का निर्माण। तो ये यंग सीड है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल होता है वह सीड में बदल जाता है, तो उस सीड में इंडोस्पर्म का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में डिटेल में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ये जो पैक है जिसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है। डबल फर्टिलाइजेशन में आपने पढ़ा, एक होता है वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, उसमें क्या होता है एक स्पर्म और एक सेंटर सेल, ये दोनों जो फ्यूजन होता है, इन दोनों के फ्यूजन से बनता है क्या, बनता है पैक। पैक एक ट्रिप्लॉइड सेल है, क्योंकि इसका न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड होता है। इसके न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, पेन कहते हैं। ये सब के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो ये पैक जो है ये यंग सीड में मौजूद होता है, ठीक है। और इस पैक में लगातार डिविजन्स होता है, अर्थात ये एक प्रकार का सेल है। इस सेल में लगातार डिवीजन से एक ग्रुप ऑफ सेल्स का निर्माण होता है जिसको कहते हैं इंडोस्पर्म। अर्थात पैक लगातार डिवीजन के द्वारा जो सेल्स के एक ग्रुप का निर्माण करता है यंग सीड में, नए बने हुए बीज में, उसे कहते हैं इंडोस्पर्म। और इंडोस्पर्म एक प्रकार का है न्यूट्रिटिव टिश्यू अर्थात पोषी उत्तक है। तो इसका मतलब उद्देश्य इसका साफ है, यह क्या करेगा, यह किसी को पोषण देगा। तो सीड में एक और रचना है, आपने पढ़ा है मेल फीमेल गैमेट के मिलने से जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रायो बनेगा। तो जाइगोट से एम्ब्रायो बनने की प्रक्रिया में जो फूड चाहिए, जो पोषक चाहिए उस जाइगोट को और जाइगोट से बने भ्रूण को या एम्ब्रायो को, वो पोषण कहाँ से मिलेगा, इसी इंडोस्पर्म से मिलेगा। तो मतलब ये साफ है जो यंग सीड जो है उसमें जो इंडोस्पर्म का निर्माण होता है, इस इंडोस्पर्म से पोषण मिलता है जाइगोट को, और फिर उस जाइगोट से जो एम्ब्रायो बनता है उस एम्ब्रायो को भी पोषण मिलता है। इसलिए इंडोस्पर्म एक प्रकार का क्या है, पोषी उत्तक है, ठीक है। अब लेकिन ये जो इंडोस्पर्म है इसके निर्माण के आधार पर, इसका निर्माण कैसे होता है इसके आधार पर यह होता है 3 प्रकार का, ठीक है। तो देखिए तीनों प्रकार लिखा हुआ है टाइप ऑफ इंडोस्पर्म में। पहला है न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, हिंदी होता है इसका केंद्रकीय भ्रूणपोष। न्यूक्लियस से न्यूक्लियर बना, क्या हो गया हिंदी इसका, केंद्रकीय भ्रूणपोष। दूसरा है सेल्युलर इंडोस्पर्म, कोशिकीय भ्रूणपोष। और तीसरा है हेलोबियल इंडोस्पर्म, इसका हिंदी नहीं होता है। तो निर्माण के आधार पर क्या हो गया, निर्माण के आधार पर इंडोस्पर्म होता है 3 प्रकार का। पहला न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, दूसरा सेलुलर इंडोस्पर्म और तीसरा हो गया हेलोबियल इंडोस्पर्म। अब ये तीनों का निर्माण कैसे होता है, इन तीनों के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। और कौन सा इंडोस्पर्म किस प्रकार के प्लांट में पाया जाता है, कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। देखते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहला हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। नाम से स्पष्ट है केंद्रकीय इंडोस्पर्म। तो किसे कहते हैं, पहले परिभाषा बता देते हैं। परिभाषा होता है कि वह इंडोस्पर्म जो अपने प्रारंभिक अवस्था में केंद्रकों से बना होता है, न्यूक्लियाई से बना होता है, उसे कहते हैं न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। स्पष्ट है। तो सिंपल परिभाषा है कि वह इंडोस्पर्म जो अपने प्रारंभिक अवस्था में क्या हो, केंद्रक से बना हुआ होता है, उसे कहते हैं केंद्रकीय भ्रूणपोष या न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, ये जो न्यूक्लियर इंडोस्पर्म है अधिकांश पौधों में, मेज, व्हीट, सनफ्लावर, इन सभी अधिकांश मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, न्यूक्लियर इंडोस्पर्म ही पाया जाता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है किस प्रकार का इंडोस्पर्म अधिकांश फ्लावरिंग प्लांट में पाया जाता है, वो हो गया न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। अब ये बनता कैसे है इसको समझना है अच्छे से। जैसे न्यूक्लियर इंडोस्पर्म के कैसे बनता है जरा देखें। ये जो यंग सीड है, नया नया बना हुआ बीज है, इसमें जाइगोट भी होगा, मगर हमें जाइगोट से कोई मतलब नहीं है। हमें तो पैक से मतलब है, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं,
फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म पढ़ रहे हैं। इसे जाइगोट को छोड़ देना है, वो ध्यान में रखना है कि जो नया बीज बना है उसमें जाइगोट होगा, ठीक है, उससे बाद में जाइगोट से एम्ब्रायो का निर्माण होगा। तो ये देखते हैं यहाँ पर यंग सीड में ये पैक है और इस पैक में विशेष प्रकार का समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। समसूत्री विभाजन विशेष प्रकार का कहने का मतलब है, जैसे यहाँ पे लिखे हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, FND शॉर्ट में कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है इसे मुक्त केंद्रकीय विभाजन। अंतर समझ लेना, सामान्य जो समसूत्री विभाजन होता है और जो मुक्त केंद्रकीय विभाजन होता है, दोनों समसूत्री विभाजन ही है, अंतर सिर्फ बंटने के तरीका से है। तो सामान्य समसूत्री विभाजन में क्या होता है, एक बार केंद्रक बटेगा तो एक बार कोशिका द्रव बटेगा, मतलब 1 से 2 कोशिका, 2 से 4 कोशिका, 4 से 8 कोशिकाओं का निर्माण, सेल्स का निर्माण होते जाएगा। लेकिन फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होता है, पहले केंद्रक का लगातार बंटवारा होता है और कोशिका द्रव का बंटवारा एक बार होता है। मतलब ये जो पैक का जो ये केंद्रक है जिसे कहते हैं क्या, पेन, पैक का ये केंद्रक क्या कहलाएगा, पेन कहलाएगा। और पेन आप जानते हैं ये कैसा होता है, 3N होता है, इसलिए पैक भी क्या होगा, 3N, जैसा हमने शुरुआत में ही लिख दिया है, पैक 3N और पेन 3N, ठीक है। तो ये जो पेन है, ये न्यूक्लियस जो है, ये न्यूक्लियस, ये इस बीज के अंदर क्या होता है, ये लगातार अपना संख्या बढ़ाता है। मतलब केंद्रक का विभाजन कई बार होता है, ये छोटा छोटा केंद्रक देख रहे हैं ना आप, केंद्रक का विभाजन कई बार होता है। मतलब ये जो कोशिका द्रव में बहुत सारा केंद्रक मौजूद होता है और सभी केंद्रकों के चारों तरफ जब क्या बन जाता है, कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है, उसके बाद कोशिका भित्ति बन जाता है पतला सा, तो उसके बाद ये क्या होगा, कोशिकीय अवस्था में बदल जाता है। देख रहे हैं डॉटर सेल्स बना है, यहाँ पे क्या है, डॉटर न्यूक्लियस, ठीक है। और जो डॉटर न्यूक्लियस बना ये भी कैसा है, 3N है, क्योंकि यहाँ जो पेन है ये क्या है, 3N है। तो इस एक केंद्रक से पहले अनेकों केंद्रकों का निर्माण होता है जिसे डॉटर न्यूक्लियाई कहते हैं, ठीक है। और फिर इस सेल के चारों तरफ जब कवर बन जाता है, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति बन जाता है प्रत्येक केंद्रक के चारों ओर, ये क्रमशः कोशिका में बदल जाता है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, जिसे कोशिका विभाजन, कोशिका द्रव विभाजन को आप जानते हैं, कहते हैं क्या, साइटोकाइनेसिस कहते हैं, ठीक है। साइटोकाइनेसिस के उपरांत क्या बनता है, ये जो कोशिकीय अवस्था में आ जाता है, ठीक है। तो ये स्पष्ट हो गया, ये जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, ये जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, ठीक है, ये सेलुलर, ठीक तो है, सेलुलर स्टेज ही होगा, सेलुलर स्टेज में आ जाता है, सेलुलर स्टेज। तो देखें तो ये जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, इसका जो प्रारंभिक अवस्था है, देखें यहाँ से जो पैक से जो बना ये क्या है, इसका प्रारंभिक अवस्था क्या है, यह केंद्रकों से बना हुआ होता है। और केंद्रकों से बना हुआ एंडोस्पर्म जो होता है वह लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म, ठीक है। और जब यह कोशिकीय अवस्था में बदल जाता है, ये हो जाता है सॉलिड फॉर्म, ठोस फॉर्म में आ जाता है, सॉलिड फॉर्म, ठोस अवस्था में आ जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, जब ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म केंद्रक से बना होता है, ये तरल के रूप में होता है, जब यह कोशिका अवस्था में बदल जाता है ये सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। इसलिए ये जो एंडोस्पर्म है न्यूक्लियर कहलाता है, क्योंकि ये अपने प्रारंभिक अवस्था में किससे बना है, केंद्रक से, केंद्रकों से बना होता है। हाँ, वो अलग बात है, साइटोकाइनेसिस के द्वारा ये बाद वाली अवस्था में, कोशिकीय अवस्था में आ जाता है, ठीक है। मतलब ये स्पष्ट हो गया, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी अपने बाद वाली अवस्था में किस में आ जाएगा, वो सेल से बना होता है, अर्थात सेलुलर स्टेज में आ जाता है। लेकिन कहते हैं उसे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने प्रारंभिक अवस्था में केंद्रकों से बना होता है। लेकिन एक पॉइंट आपको यहाँ पे समझना जरूरी है, जो केंद्रक से जो कोशिका सेल का निर्माण होता है, ये सेंटर से परिधि की ओर होता है, सेंटर से परिधि की ओर होता है, और क्रमशः यंग सीड के अंदर क्या होता है, ये पूरा सेल से भर जाता है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे और जो ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाता है वो ये कि किस एंडोस्पर्म में वैक्यूल अर्थात रिक्तिका मौजूद होता है। वो देख रहे हैं यहाँ पे हमने वैक्यूल बनाया है, तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होता है, वैक्यूल अर्थात रिक्तिका मौजूद होता है। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है।
अब एक प्रमाण देखते हैं कि केंद्रक से जो कोशिका का निर्माण किधर होता है, परिधि की ओर होता है। ठीक है, तो कैसे इसका प्रमाण है क्या प्रकृति में कोई? हाँ प्रमाण है कोकोनट। नारियल तो आप सभी ने खाया होगा। नारियल में दो अवस्थाओं में जो आप खाते हैं नारियल में, वो क्या है? इंडोस्पर्म है। सिर्फ इंडोस्पर्म खाते हैं, लेकिन वो दो फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है और ठोस फॉर्म में है। ठीक है, जो नारियल का जो ठोस रूप होता है उसे कहते हैं कर्नेल, जो व्हाइट कलर का होता है, यह सेल वाले अवस्था में बदल गया है। ठीक है, लेकिन जो नारियल में जो पानी देखते हैं उसे कहते हैं कोकोनट मिल्क। ये क्या है? ये केंद्रकीय अवस्था में है, न्यूक्लियर स्टेज में है। लेकिन ये दोनों का दोनों व्हाइट कर्नेल और ये जो कोकोनट मिल्क है, ये दोनों का दोनों वास्तव में क्या है? ये दोनों न्यूक्लियर इंडोस्पर्म ही है। लेकिन फ़र्क ये है कि जो कोकोनट मिल्क है वह केंद्रकों से बना होता है, और जो व्हाइट कर्नेल जो ठोस पार्ट है वो क्या है? कोशिकीय अवस्था में बदल गया है। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि अभी आपने सुना केंद्रक से जो कोशिका का निर्माण होता है वो किधर होता है? वो उल्टा बोल दिए, उसमें परिधि से केंद्र की ओर होता है। कहाँ होता है? परिधि से केंद्र की ओर होता है। तो परिधि पर पहले केंद्रक से कोशिका बन गया और फिर केंद्रक से कोशिका बनने की प्रक्रिया रुक जाती है, स्टॉप हो जाता है। इसलिए कोकोनट का कुछ ही हिस्सा जो परिधि के पास होता है वह कोशिकीय अवस्था में बदल जाता है और वह सॉलिड हो जाता है। ठीक है, तो कोकोनट ये साक्षात प्रमाण है कि केंद्रक से जो कोशिका का निर्माण होता है वह कैसे होता है? परिधि से केंद्र की ओर होता है। लेकिन नारियल में ये प्रोसेस बीच में ही रुक जाता है, इसलिए परिधि के पास ठोस फॉर्म में होता है इंडोस्पर्म, न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, और बीच में जो कोकोनट मिल्क है ये होता है न्यूक्लियर स्टेज में। ठीक है, और जैसा आपने सुना कि जो न्यूक्लियर इंडोस्पर्म होता है ये अधिकांश फ्लावरिंग प्लांट में पाया जाता है। मतलब इस प्रकार का इंडोस्पर्म अधिकांश पुष्पीय पौधों में मौजूद होता है या पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। अब बात करते हैं सेलुलर इंडोस्पर्म अर्थात कोशिकीय भ्रूणपोष के बारे में बात करते हैं। कोशिकीय भ्रूणपोष, और इसको समझना आसान है। जब ये आप समझ गए हैं बिल्कुल आसान है। कारण ये है, ये जो यंग सीड में जो पैक है इसमें सामान्य समसूत्री विभाजन होता है। एक जो पैक है ये सेल है, इस बीज के अंदर ये एक कोशिका है जिसे पैक कहते हैं। इस एक कोशिका से दो कोशिका, दो कोशिका से चार, चार से आठ, ऐसे ही बनता है और पूरे बीज को भर देता है। ये शुरुआत से ही ये क्या होता है? कोशिकाओं से बना होता है, इसलिए इसे कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। परिभाषा क्या हो गया? वह भ्रूणपोष जो अपने प्रारंभिक अवस्था से ही क्या होता है? कोशिकाओं या सेल से बना होता है, उसे कहते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष अर्थात सेलुलर इंडोस्पर्म। और ये कुछ पौधों में पाया जाता है, जैसे नाम लिख दिए यहाँ पे, कुछ धतूरा होता है, पेटूनिया होता है, मैग्नोलिया, यही 3 नाम आपके लिए काफ़ी है। लेकिन इसमें क्या एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सेलुलर इंडोस्पर्म होता है इसमें वैक्यूल मौजूद नहीं होता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ये शुरू से ही ठोस अवस्था में होता है, इसलिए वैक्यूल की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया सेलुलर इंडोस्पर्म। अब बात करते हैं हेलोबियल। हेलोबियल इंडोस्पर्म जो है ये कुछ ही फ्लावरिंग प्लांट में होता है, जैसा नाम लिखा हुआ है एस्पोडेलस और इरेम्यूरस, ये दो है। आ रहा है पिक? आ रहा है ना? ठीक है, हेलोबियल इंडोस्पर्म कुछ ही फ्लावरिंग प्लांट में होता है। नाम देखें एस्पोडेलस एंड यूरेमिरस, क्योंकि देखिए ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। फॉर्मेशन ऑफ इंडोस्पर्म जो है ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, और इस साल के लिए VVI है, ध्यान रखिएगा। इसलिए PDF से आप इसे नोट कर लीजिएगा और देखते हैं ये कैसे बनता है। ये दोनों, इसमें दोनों कैरेक्टर होता है। किसका किसका? न्यूक्लियर का भी कैरेक्टर होता है और सेलुलर का कैरेक्टर होता है, इसलिए इसे आप मिक्स्ड इंडोस्पर्म भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों का कैरेक्टर इसमें मौजूद है। कैसे, जरा देखते हैं। देखिए क्या होता है, ये जो यंग सीड है इसके अंदर पैक मौजूद है, क्योंकि पैक तो यंग सीड के अंदर ही मौजूद होगा। अब ये जो पैक है इसमें पहले होता है सामान्य समसूत्री विभाजन अर्थात नॉर्मल माइटोसिस होता है। लेकिन माइटोसिस कैसा होता है? अनइक्वल, कैसा होता है? असमान समसूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक लार्ज सेल बनता है और एक स्मॉल सेल बनता है। लार्ज सेल जो होता है ये माइक्रोपाइल की तरफ होता है और स्मॉल सेल जो होता है ये चलाजा की तरफ होता है। ठीक है, तो अब तो ये तो सामान्य नॉर्मल माइटोसिस हुआ। ये नॉर्मल माइटोसिस। अब यहाँ जो नॉर्मल माइटोसिस के द्वारा एक पैक से जो दो डॉटर सेल्स बना, एक लार्ज माइक्रोपाइल की तरफ, एक स्मॉल चलाजा की तरफ,
अब इसी से क्या होगा, जैसे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बना था फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के द्वारा, वैसे ही फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के द्वारा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के द्वारा दोनों सेल से एंडोस्पर्म का निर्माण होता है, ठीक है, जिसे कहते हैं हेलोबियल एंडोस्पर्म। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना है, जो सेल बड़े साइज़ का है यह ज़्यादा मात्रा में एंडोस्पर्म का निर्माण करता है, और जो सेल छोटा है वह बहुत कम मात्रा में एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। तो देख लिए, इसमें पहला जो डिवीजन हुआ वो सामान्य समसूत्री विभाजन हुआ, अर्थात सेलुलर एंडोस्पर्म के जैसा शुरुआत हुआ, लेकिन एंडोस्पर्म कैसे बना, न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के द्वारा बना, अर्थात न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के जैसा बना, इसलिए इसका ये मिक्स टाइप का एंडोस्पर्म है, जिसे कहते हैं हेलोबियल एंडोस्पर्म। ठीक है, और मज़ेदार बात यह है कि हेलोबियल एंडोस्पर्म में भी वैक्यूल मौजूद होता है। ओवरऑल क्या हो गया, एंडोस्पर्म 3 प्रकार का हुआ, एक न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जिसमें वैक्यूल मौजूद है, दूसरा हो गया हेलोबियल एंडोस्पर्म जिसमें वैक्यूल मौजूद है, लेकिन सेलुलर जो एंडोस्पर्म होता है इसमें वैक्यूल मौजूद नहीं होता है। ये ओवरऑल आपका क्या हो गया, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसे आपको PDF से अपनी नोटबुक में लिख लेना है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट लेक्चर भी कल हम डाल देंगे। ओके।